नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। हम लोग उत्तराखंड सिविल जज के पेपर के लिए 2019 का 2016 का पेपर कर चुके हैं। आज हम 2015 का पेपर करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित। स्टार्ट करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि है। ये सूत्र किससे संबंधित है, किस सेक्शन से? तो धारा 123। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सी है जो आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ये ऑप्शन ए, धारा 23। ये स्वीकृति के बारे में प्रावधान करती है और बाकी सारी जो है वो आपराधिक मामलों से संबंधित है। बाकी सारी जो है वो आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है। ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक अपेक्षा शब्दावली से क्या मतलब है? न्यायिक अपेक्षा, इससे क्या मतलब है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, न्यायालय द्वारा दिया गया नोटिस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर डिजिटल हस्ताक्षर की वैधता के बारे में न्यायालय अवधारणा कर सकता है? तो ये कर सकता है ऑप्शन ए। यदि 30 वर्ष पुराने हस्ताक्षर है तो उसकी वैधता पर न्यायालय अवधारणा कर सकता है। ऑप्शन ए आएगा इसमें। अगला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन तथ्य की अवधारणा। ये तथ्य की अवधारणा क्या होगी? तो ये है तर्क, मानवीय अनुभव, प्राकृतिक घटनाएं और प्रकृति की विधि पर आधारित। ये सभी तथ्य की अवधारणा यहाँ पर कर सकेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु तो ये दिया गया है 65B में, 65B। अगला है, एविडेंस एक्ट के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। इसमें से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो है ये दस्तावेजी साक्ष्य में आते हैं। ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, एविडेंस एक्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसमें से कौन सही सुमेलित दिया हुआ है? तो स्मृति ताज़ा करना, ये 158 में नहीं है, 159 में है। यही इसका उत्तर है, ऑप्शन ए। इसमें दिया है कौन सा सुमेलित है, तो ये भी सुमेलित नहीं है। पहचान की कार्यवाही धारा 10, ये पहचान की कार्यवाही 10 में न होकर के धारा 9 में है। और स्वीकृति, ये स्वीकृति 24 में नहीं है, बल्कि स्वीकृति 17 से लेकर के 23 तक जो है ये स्वीकृति का प्रावधान है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी सही सुमेलित। अगला प्रश्न है, यह सूत्र इनमें की लिखित दस्तावेजों को लिखित द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए। एविडेंस की किस धारा में दिया गया है कि अगर कोई रिटन स्टेटमेंट है तो वो रिटन दस्तावेजों से ही साबित किया जाएगा? ये दिया गया है ऑप्शन बी, 91 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तब प्रमाणित कर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किए हैं ये यहाँ पर सुसंगत तथ्य है। ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, एविडेंस एक्ट की धारा 85A के अंतर्गत न्यायालय द्वारा किस प्रकार के करार की अवधारणा की जा सकेगी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक करार। अगला है, दहेज मृत्यु की अवधारणा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B में लिखित है, इसको कब जोड़ा गया था? दहेज मृत्यु की अवधारणा 113B में इसको जोड़ा गया था 1986 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के
में कारोबार के अनुक्रम में की गई घोषणा ग्राह्य यानी कि अनुमान्य है। तो ये किस सेक्शन में है? ये दिया गया है 32 के 2 में, धारा 32(2) में। मृत्युकालिक कथन भी इसमें आएगा, 32 के 1 में है मृत्युकालिक कथन। इसमें जो है टोटल 8 सेक्शन सब सेक्शन दिए गए हैं, 32 के टोटल 8 है सब सेक्शन, उसको आप सीक्वेंस वाइज देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एविडेंस एक्ट में उस विषय से संबंधित प्रश्न जो कि वाद या कार्रवाई से सुसंगत नहीं है, ये पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते जो वाद या कार्रवाई से संबंधित नहीं है, क्योंकि उनका कोई औचित्य भी नहीं है पूछने का। अगला प्रश्न है, एविडेंस एक्ट की धारा 41 में निम्नलिखित में से किस प्रकार की अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी, राजस्व विषय के जो मामले हैं ये एविडेंस एक्ट के तहत 41 में इनका उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, कौशल राव बनाम बम्बई राज्य AIR 1958 को 22वां वाद साक्ष्य विधि के किस विषय से संबंधित है? तो ये कौशल राव बनाम बम्बई राज्य का वाद था और ये संबंधित था मृत्युकालिक कथन से। इसमें मृत्युकालिक कथन का एक महत्वपूर्ण वाद है पाकला नारायण स्वामी, इनका वाद ये मृत्युकालिक कथन से काफ़ी फेमस वाद रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है, ये प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है परिस्थितिजन्य साक्ष्य का। अगला प्रश्न यह है कि क्या ए का बलात्संग किया गया था? यह तथ्य है कि बिना शिकायत किए उसने कहा कि उसके साथ बलात्संग किया गया है। तो बताना है कि ये यहाँ पर क्या होगा? तो ये आचरण के रूप में सुसंगत नहीं होगा, ऑप्शन सी है इसका उत्तर। ये धारा 8 के दृष्टांत से लिया गया है, दृष्टांत इसका अड़ेखारी वाला इसका दृष्टांत है ये। अगला प्रश्न है, जहाँ की कोई मूल दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहाँ हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य होगी। ठीक है, यदि कोई मूल दस्तावेज जो कई मूल प्रतियों में है तो वहाँ पर हर एक मूल प्रति जो है वो प्राथमिक साक्ष्य कहलाई जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 की कोई भी बात किसी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी या वकील को किसी ऐसे बात का साक्ष्य देने में छूट देने वाली नहीं मानी जाएगी जिसका साक्ष्य देने के लिए उसे विवश किया जा सकता है। ऐसा उपबंधित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में? तो ये उपबंधित है धारा 126 में, डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविडेंस एक्ट के अनुसार जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा तो फिर उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसका सी आंसर होगा, उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं होती फिर। और ये दिया गया है 56 में, सेक्शन 56 में है। अगला प्रश्न है, एविडेंस एक्ट की उद्देशिका के अनुसार इस अधिनियम का समायोजन है। बताना है आपको इसकी उद्देशिका में किस किस शब्दों का प्रयोग भी किया गया है ये। तो इसका सही उत्तर जो है क्या होगा? उद्देशिका में लिखा गया है साक्ष्य विधि को समेकित, परिभाषित और संशोधित करना। तो सही उत्तर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही में उस व्यक्ति का पति या पत्नी, बताना है क्या होंगे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये सक्षम साक्षी होंगे। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही चल रही हो तो उस व्यक्ति का पति या फिर पत्नी वो सक्षम साक्षी इसमें होंगे, और ये धारा 120 में दिया गया है। आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम CPC के। न्यायाधीन विषय रेस सब जुडिस शब्द से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब होता है वाद को रोक दिया जाना। ए है इसका उत्तर। ये लास्ट ईयर के पेपर में भी आया था, मतलब 2016 के पेपर में। अगला प्रश्न है, CPC की धारा 100 के अंतर्गत दूसरी अपील उच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस आधार पर की जा सकती है? दूसरी अपील किस आधार पर की जा सकती है? तो विधि के सारवान प्रश्न पर अगर दूसरी अपील करनी हो तो धारा 100 के अंतर्गत 100 का क्लॉज 1 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPC के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति निष्पादन के लिए आवेदन नहीं कर सकता? तो यहाँ पर यह है निर्णीत ऋणी, ये आवेदन के लिए ये निष्पादन के लिए आवेदन नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 113 CPC के अधीन निर्देश के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
तो यहाँ कर सकता है न्यायालय। ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर, धारा 113 के अनुसार। अगला प्रश्न है, यह एक दावे का कथन है, एक दस्तावेज किसी प्रस्तुत किए जाने पर वाद संस्थगित किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वाद पत्र। एक दावे का कथन है कि एक दस्तावेज जिसके प्रस्तुत किए जाने पर वाद संस्थगित हो, उसे वाद पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी के आदेश 42 में क्या उपबंध है? तो ये उपबंध है ऑप्शन सी, अपीलीय डिक्रियों की अपील का। नेक्स्ट है, सीपीसी का निम्न उपबंधों में से कौन सा उपबंध शपथ पत्र से संबंधित है? तो शपथ पत्र से संबंधित जो है ये ऑप्शन बी, आदेश 19। आदेश 17 ये स्थगन के बारे में, आदेश 19 ये शपथ पत्र, आदेश 26 ये कमीशन और आदेश 39 अस्थायी का आदेश या अंतर्वर्ती आदेश। अगला है, सीपीसी के किस उपबंध के अंतर्गत न्यायालय द्वारा वाद हेतुक प्रकट नहीं होने का कारण वाद पत्र नामंजूर किया जा सकता है? तो ये दिया गया है आदेश 7 नियम 11(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने दिन बीतने के पश्चात एक कैवियट प्रवर्त नहीं रहेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 90 दिनों के पश्चात। नेक्स्ट है, सीपीसी में निर्णय के पूर्व कुर्की का उपबंध कहाँ दिया गया है? निर्णय से पहले कुर्की का उपबंध ये दिया गया है आदेश 38 नियम 5 से 13 तक। अगला है, सीपीसी में दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के विधिनिष्ठ पालन या व्यादेश के लिए डिक्री के निष्पादन का प्रावधान है। तो ये आदेश 21 नियम 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ्या या तंग करने वाले दावे या प्रतिरक्षाओं की प्रतिकारात्मक खर्च हेतु न्यायालय सीपीसी के अधीन अधिकतम कितनी राशि के लिए आदेश दे सकता है? ये दे सकता है 3000 रुपये तक का आदेश। नेक्स्ट है, सीपीसी के अधीन एक रागनीसी आदेश दिया जाता है, ये दिया जाता है ऑप्शन डी, निर्णित ऋणी के ऋणी को। नेक्स्ट है, सीपीसी के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा आदेश मुजरा या फिर प्रतिदावा से संबंधित है? ये आदेश संबंधित है ऑप्शन बी, आदेश 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित जो नहीं है वो है ऑप्शन सी, सूचना 80। सॉरी, इसका आंसर इसमें गलत दिया हुआ है, ये सी नहीं होगा, बल्कि इसका सही आंसर जो है डी होगा, क्योंकि धारा 11 में जो है विचाराधीन वाद नहीं है बल्कि पूर्व न्याय है धारा 11 में, तो डी आंसर इसका होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सीपीसी अधिनियम 2002 प्रवर्त हुआ था, ये हुआ था 1 जुलाई 2002 में, ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, यदि किसी डिक्री के निष्पादन की प्रक्रिया के दौरान यह प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति पक्ष का प्रतिनिधि है या नहीं, तो ऐसे प्रश्न को निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा विनिश्चय किया जाएगा? ये किया जाएगा ऑप्शन सी, अपीलीय न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, सीपीसी की धारा 94 की अनुपूरक कार्यवाही में सम्मिलित इनमें से क्या नहीं होता? तो इसमें जो है निष्पादकों की नियुक्ति ये सम्मिलित नहीं होती है, डी है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, सीपीसी के अधीन विदेशी न्यायालय से क्या अभिप्राय है? यहाँ पे विदेशी न्यायालय किससे संबंधित है? तो ऐसा न्यायालय जो भारत से बाहर है और केंद्र सरकार के प्राधिकार में स्थापित नहीं किया जाए, नहीं हो। अगला प्रश्न है, सीपीसी में प्रयुक्त शब्दावली वादार्थ संरक्षक, इससे क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है एक व्यक्ति जो अवैश्य की तरफ से वाद की प्रतिरक्षा करता है, डी उत्तर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे कुछ प्रश्न आएंगे टीपीए के। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही है, इसको लाइक करना, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न है, संपत्ति में समाश्रित हित निहित हित में परिवर्तित हो जाता है जब अनिश्चित घटना घटित हो जाती हो या अनिश्चित घटना का घटित होना। तो सही उत्तर इसका बी है, असंभव हो जाता है।
धारा 21 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है, टीपीए की धारा 12 वहाँ लागू नहीं होती है जहाँ पर अंतरण पट्टे द्वारा हुआ हो। अगर अंतरण पट्टे के द्वारा हुआ है तो धारा 12 वहाँ लागू नहीं होती है। अगला प्रश्न है, टीपीए की निम्नलिखित में से कौन सी धारा संचय के लिए निर्देश का उपबंध करती है। तो ये संचय का एक सिद्धांत है और ये दिया गया है धारा 17 में। संचय धारा 17 में है। अगला प्रश्न है, किसी अचल संपत्ति का कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण जो दी जा चुकी हो या जिसके देने का वचन दिया गया हो या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो और किसी भाग के देने का वचन किया गया हो तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विक्रय। सी है इसका उत्तर, वो विक्रय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 56 संबंधित है। धारा 56 संबंधित है वो पश्चातवर्ती क्रेता द्वारा क्रमबंधन से। अगला प्रश्न है, यदि दान का प्रतिग्रहण करने से पूर्वदाता की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ दान क्या होगा? तो वहाँ दान जो है वो शून्य होगा। अगला है, टीपीए का अध्याय 7 उन संपत्ति अंतरण पर लागू नहीं होता है जो इनमें से किसी के अंतर्गत आए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुस्लिम विधि पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पट्टे के पर्यवसान का आधार नहीं है? पट्टे के पर्यवसान का आधार इसमें से जो नहीं है वो है ऑप्शन सी, पट्टे का पर्यवसान करने की दी गई सूचना की समाप्ति पर। नेक्स्ट है, सेक्शन 52 टीपीए में वर्णित लंबित वाद के लागू होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक शर्त नहीं है? तो इसकी आवश्यक शर्त जो नहीं होगी वो है ऑप्शन सी, वाद का दुर्भिसंधिपूर्ण। ये इसका सी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत उत्तर है? गलत उत्तर बताना है। ए, दान प्रतिफल के बिना किया गया स्वामित्व का अंतरण है। बी, दान दाता के जीवन काल में प्रतिग्रहित होना आवश्यक है। सी, यदि दाता प्रतिग्रहण से पूर्व मर जाता है तो दान शून्य होगा। और डी, दान केवल चल संपत्ति का ही हो सकता है। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ये गलत है कि दान केवल चल संपत्ति का ही हो सकता है, अचल संपत्ति का भी हो सकता है। 122 सेक्शन में ही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, टीपीए कब प्रवर्तन में आया? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, 1 जुलाई 1882 को टीपीए प्रवर्तन में आया था। टीपीए की धारा 5 प्रयुक्त जीवित शब्दावली किससे संबंधित है? ये जीवित व्यक्ति जो है किससे संबंधित है? जीवित व्यक्ति इसके अंतर्गत आएगा कंपनी और व्यक्तियों का संघ या फिर व्यक्ति कोई भी। अगला प्रश्न है, टीपी की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वैध शर्त नहीं है? टीपी के अंतर्गत इसमें से कौन सी वैध शर्त नहीं होगी? परिवार के बाहर संपत्ति विक्रय न करने की शर्त। बी, अंतरक के जीवन काल में विक्रय न करने की शर्त। सी, किसी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को विक्रय न करने की शर्त। या डी, पट्टे की शर्तें पट्टाग्रहीता अपनी पट्टी की संपत्ति को उप पट्टे पर नहीं देगा। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन ए, परिवार के बाहर संपत्ति विक्रय न करने की शर्त। अगला प्रश्न है, टीपीए की धारा 43 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? ए, व्यपदेशन अवश्य ही कपटपूर्ण होना चाहिए। बी, अंतरक का यह प्रस्तुत करना कि वह अंतरण के लिए सक्षम है। सी, अंतरण अचल संपत्ति का होना चाहिए। या डी, अंतरण प्रतिफल के लिए किया गया होना चाहिए। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, अंतरक का यह प्रस्तुत करना कि अंतरण के लिए सक्षम है। ये इसका आवश्यक तत्व नहीं है। सेक्शन 43 का क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, एक बंधक सदैव ही बंधक रहता है, इसका अभिप्राय क्या होगा? एक बंधक सदैव ही बंधक रहता है तो इसका उत्तर ये है कि बंधक सदैव मोचनीय होता है। डी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 निम्नलिखित में से किस प्रकार के दान से संबंधित है? धारा 122 संबंधित है ये जीवित व्यक्तियों के बीच के दान के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा सकब्जा बंधक ग्रहीता के संविधिक कर्तव्य पर उपबंध करती है? तो ये करती है धारा 76। डी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा दुर्वर दान से संबंधित है? तो ये संबंधित है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, धारा 127। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपीए 2003 में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्न में से किस धारा में संशोधन किया गया था? 2003 में एक संशोधन किया गया था, तो ये किया गया था सेक्शन 106 में। नेक्स्ट है, अनुयोज्य दावे का अंतरित ऐसे दावे को उन सभी दायित्वों और साम्यों के अधीन लेगा जिसमें अध्ययन वह उस दावे के बारे में था।
किसके बारे में, तो यहाँ पर है अंतरण की तिथि के। अगला प्रश्न है, टीपीए की धारा 52 प्रभावित नहीं करती है, ये किसको प्रभावित नहीं करती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, धन संबंधी अधिकारों को, इनको प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 3 सब्जेक्ट के यानी कि इंडियन एविडेंस के और सीपीसी के और टीपी के क्वेश्चंस करवाए हैं। 2015 का ये क्वेश्चन पेपर था। उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे, उत्तर समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना। आगे के प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।